हेलो फ्रेंड्स, पंचकर्मा का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विरेचन। इसके पहले हमने वमन की अयुग्म पढ़ा था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है विरेचन अयुग्म ना। इसके बाद हम वस्ती और शिरो विरेचन का पढ़ेंगे। विरेचन के अयुग्म, ये भी रेफरेंस वही का है जहां पे हमने वमन का पढ़ा था। चरक सिद्धि 2। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ हमको विरेचन नहीं कराना है। अयुग्म बता दिया था हमने पिछली क्लास में। अयुग्म मतलब क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, जहां पर हमको विरेचन नहीं कराना, वो वाली कंडीशन देखते हैं। सुभग, छतबुध, मुक्तनाल, अधोभाग रक्तपित्त, विलंघी, दुर्बलिंगी, अल्पाग्नि, निरूण, अब आगे गर्भणी तक यहाँ पे हमको विरेचन नहीं कराना। इसके पहले हमने आपको वमन पढ़ाया था, वहां पे आपको हमने बता दिया था छत छीड़ से लेकर गर्भणी तक। ठीक है, लास्ट में आता है छत्सीर से लेके गर्भणी तक जो वमन के अयोग्य थे वही विरेचन के अयोग्य भी हैं। ठीक है, वहां पे हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब यहां से अपन पढ़ते हैं सुभग। सुभग मतलब क्या होता है? सुकुमार। थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। बता दिया था हमने पिछली क्लास में कि यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं पंचकर्म के टॉपिक, यहाँ पे थोड़ा सा फाइनल ईयर के पर्पज से जाता है ना। ये पढ़ते पढ़ते हमको प्रैक्टिकल उसमें ऑब्जेक्टिव में भी हमको याद हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हमको विरेचन प्लान करना है, हमको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। किसी पेशेंट का हमको विरेचन कराना है तो उसके पहले हमको ये सारी चीजें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इन कंडीशन में हमने विरेचन दे दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अयोग्य याद रखना बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिकल पर्पज से ना। मेरा एमबीबी पंचकर्मा में ही है ना, खुशीलाल से किया हुआ मैंने, भोपाल गवर्नमेंट कॉलेज से ना। वहां पे बहुत सारे पेशेंट रहते थे, है ना। पंचकर्मा बहुत सारे पेशेंट एडमिट रहते थे। वमन विरेचन बहुत सारा, है ना, कम से कम 150-200 वमन विरेचन हमने करवाए होंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको प्लान करने के पहले क्या देखना है? सुभग। सुभग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, सुभग मतलब क्या है? सुकुमार। सुकुमार, सुकुमार प्रवृत्ति, जैसे हमने वमन में पढ़ा था कि सुकुमार को वमन कराने से क्या होता है? वो वेग को सहन नहीं कर पाता और हृदयाघात हो जाता है, जिससे रक्त की प्रवृत्ति होने लगती है। वही रीजन यहाँ पे है। ठीक है, कम सत्व इनका कैसा होता है? अल्प सत्व होता है, सत्व कमजोर होता है, इसी कारण से वो वेग को सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है छतबुध। छतबुध मतलब क्या होता है? आप फिशर समझ सकते हैं इसको। फिशर, अगर गुदा में छत लगा है, गुदा में कट लगा है, तो आप विरेचन नहीं करवाओगे। क्यों नहीं करवाओगे? क्योंकि ये छत और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी फिशर है, विरेचन आपने करा दिया तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा फिशर बढ़ जाएगा या छत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो विरेचन प्लान करने के पहले आपको प्रोक्टोस्कोपी करना पड़ता है। प्रोक्टोस्कोपी मतलब क्या होता है? एनल एग्जामिनेशन, गुदा का परीक्षण, कि वहां पे कोई कट तो नहीं है, फिशर है ना। भगंदर पायस की बात नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वो इंडिकेशन में है, इसलिए अभी यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, है ना। अर्श, भगंदर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं अभी? छतबुध की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुक्तनाल। मुक्तनाल मीनिंग क्या होता है? कि उसकी गुदबलियां कमजोर हो गई हैं, है ना। मल के वेग को वो धारण नहीं कर पा रहे, इस कारण से क्या होता है? ऑटोमेटिकली अपने आप उसका मल निकलता रहता है। अगर आपने मुक्त नाल में जिसकी गुदबलियां कमजोर हो गई हैं उसमें आपने विरेचन दे दिया तो क्या होगा? उसको लगातार मल की प्रवृत्ति होती रहेगी और अत्यधिक मल की प्रवृत्ति होगी। इस कारण से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो मुक्त नाल में नहीं करवाना। मुक्त नाल मॉडर्न से आप समझ सकते हो, मुक्त नाल मतलब क्या? रेक्टम का प्रोलैप्स हो गया है ना, उस कंडीशन में नहीं कराना। इसीलिए एनल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है विरेचन कराने के पहले। विरेचन क्या? स्नेहपान कराने के पहले। विरेचन के पहले आप क्या कराओगे? पेशेंट को स्नेहपान कराओगे ना। इसके पहले ही आपको एग्जामिनेशन करना है। पता चले आपने स्नेहपान पूरा कंप्लीट कर दिया है, 2-3 दिन बाद आपको विरेचन कराना है, फिर आपने एनल एग्जामिनेशन किया, फिर ये स्नेहपान कहाँ जाएगा? जो आपने स्नेहपान कराया था वो कहाँ जाएगा? क्योंकि आपको तो विरेचन कराना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पहले आपको
वो सारे एग्जामिनेशन कराना जरूरी होता है। ठीक है, अधोभाग रक्तपित्त एक ही है, अधोभाग रक्तपित्त। जैसे हमने आपको वमन में बताया था, अधोभाग रक्तपित्त में हमको क्या कराना पड़ेगा, प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा मतलब वमन कराना पड़ेगा। ठीक है, और ऊर्ध्व वाले में क्या कराते हैं, विरेचन कराते हैं। ये दो चीजें याद हो जाती हैं। विलंघित, जिसका लंघन हो चुका है, लंघन दशविध लंघन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दशविध लंघन कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आपको पता होगा। अनुवासन को छोड़ के चारों पंचकर्म आते हैं, फिर विपाशा मारुत आतपे ऐसे करके आपने पढ़ा होगा ना। अगर आपने उनमें से किसी चीज को करवाया है वो दुर्बलेंद्रिय अल्पाग्नि निरूण, इन चारों कंडीशन में आपको विरेचन नहीं कराना। क्यों नहीं कराना, क्योंकि ये क्या होते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। लंघन के बाद भी पेशेंट कैसा हो जाता है, दुर्बल। दुर्बल इंद्रिय है, नाम में ही दुर्बल है। अल्पाग्नि, अल्पाग्नि मंदाग्नि में भी कोई भी पंचकर्म नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते, क्योंकि उनकी अग्नि इतनी मंद होती है वो खाने को, मेडिसिन को भी नहीं पचा पाएंगे, स्नेही को भी नहीं पचा पाएंगे। ठीक है, तो उसमें नहीं कराना। निरूढ़, इसको स्पेशल अलग से याद रखना। आपने श्लोक पढ़ा होगा, सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में बताया हुआ है ना, आचार्य चरक ने बताया हुआ है। सप्त दिनांक है ना, 7 दिन का अंतर होना चाहिए विरेचन और निरूढ़ के बीच। ठीक है, ऐसे ही आपने आचार्य सुश्रुत का पढ़ा होगा, पक्षात विरेको वान्तस्य ततश्चापि निरूढ़म शब्दो अनुवासस्य, ततश्चापि निरूढ़म शब्दो अनुवासस्य सप्तरात्रात् विरेचिता, ऐसे करके पढ़ा होगा ना। सप्तरात्रात् विरेचिता मतलब निरूढ़ कब देना है, 7 रात्रि पश्चात देना है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने वही बोला और सुश्रुत ने वही बोला कि विरेचन के बाद निरूढ़ का हमको कब तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, 7 दिन या 7 रात्रि का अंतर होना चाहिए। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि विरेचन भी वही काम करता है जो निरूढ़ करता है। विरेचन में शरीर शून्य हो चुका रहता है, शरीर का मन पूरा निकल चुका रहता है। अगर आपने निरूढ़ दे दी तो पूरा पहले से निकल चुका है, तो ये क्या करेगा, है ना, शून्य तो पहले से हो चुका है, इसलिए धातुओं का निस्सरण भी करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं कराना है। काम आदि व्यग्र, जो काम आदि की चिंता से व्यग्र है उसमें नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है, क्योंकि अगर हमने उसको क्या दे दी, मेडिसिन दे दी, तो उसका वेग प्रवृत्ति ही नहीं होगा, या होगा तो बहुत कठिनाई से होगा। थोड़ा सा मेंटली भी होता है ना, लूज मोशन होना। जैसे आपने पढ़ा होगा भयज शोकज अतिसार ना, भयज शोकज अतिसार, ये क्या होता है, दिमाग का काम होता है इसमें अतिसार में। आपको किसी चीज से भय लग रहा है, एग्जाम आपका पास आया, आपको क्या हो गया, लूज मोशन हो गया, तो क्या है, मेंटल पर हो रहा है ना पूरा असर। तो भयज शोकज अतिसार, अगर काम आदि में आप व्यग्र हैं, चिंता में व्यग्र हैं, तो क्या होगा, विरेचन नहीं होगा अच्छे से। अब अजीर्ण में विरेचन नहीं कराना है। एक चीज ध्यान रखना, अजीर्ण में कोई भी पंचकर्म नहीं कराया जाता, केवल वमन कराया जाता है। क्या ध्यान रखना है, अजीर्ण में वमन अकेला कराया जा सकता है और कोई भी पंचकर्म नहीं करवाते हैं। ठीक है, नव ज्वर, इसका रीजन क्या होता है, अजीर्ण में आम दोष उत्पन्न हो जाता है। अजीर्ण में अगर आपने विरेचन दिया तो आम दोष की उत्पत्ति हो जाती है। नव ज्वर, अब नया नया ज्वर है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आमज कंडीशन है, ज्वर में अभी आम है, तो हम क्या करेंगे, अगर विरेचन कराएंगे तो क्या होगा, आम दोष बढ़ जाएगा, है ना, और ज्यादा आम दोष की उत्पत्ति हो जाएगी। और क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नव ज्वर में विरेचन देने से क्या हो जाता है, वात का प्रकोप हो जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, वात का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मदात्य। मदात्य, जिसने बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली मद का पान किया है, आगे के स्टेप में क्या हो जाता है, उसको मदात्य हो जाता है। मदात्य में क्या होता है, धातुओं का क्षीण हुआ रहता है, धातुएं उसकी क्षीण हो जाती हैं। तो जब भी आपको पता है धातुएं क्षीण होती हैं या मार्ग अवरोध होता है, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, वात का प्रकोप हो जाता है। आपने यूजी में पढ़ा होगा, 2 कंडीशन होती है वात प्रकोप की, एक तो क्षीण हो जाना धातुओं का या उसका मार्ग रुक जाना। किसका मार्ग, वात का, तभी वात प्रकोपित होती है। तो मदात्य में क्या हो गया, धातुएं क्षीण हुई तो वात का प्रकोप हो गया।
अगर आपने इस कंडीशन में क्या दिया विरेचन, तो और ज्यादा वायु का प्रकोप हो जाएगा, जिससे प्राणों को भय रहता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है बुक में। ठीक है। आद्यमान, आद्यमान में वही कंडीशन होती है, ऑलरेडी क्या होता है, वात प्रकोपित रहता है, विरेचन से और ज्यादा वात बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आद्यमान को और ज्यादा बढ़ा देगा। शल्यार्दित, अब जिसके अंदर अंतः शल्य पड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा समझना है इसको, एक्सप्लेनेशन कुछ और लिखा है आपकी बुक में, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए, शल्य पड़ा हुआ है ना, आपने विरेचन दे दिया, वो शल्य क्या होगा, विरेचन के थ्रू निकलेगा, तो आंत्र में कहीं भी क्या हो जाएगा, घाव लग सकता है ना। तो शल्य आर्दित जो है, शल्य अंतः शल्य जिसकी बॉडी में पड़ा हुआ है, उसको नहीं कराना। अभिहत, अब जिसको घाव लगा है, एक्सीडेंटल केस है, उसमें हमको नहीं कराना है विरेचन। अति स्निग्ध और अति रुक्ष, अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा जिसका स्नेहन हो गया है, हमने उसको विरेचन कराया, तो क्या होगा, अति विरेचन हो जाएगा, ज्यादा विरेचन होगा, अतियोग हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा उसको मोशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अतियोग होने का भय रहता है। रुक्ष में क्या होगा, अति रुक्ष में, अति रुक्ष कंडीशन मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि वायु बढ़ी हुई है। जब वायु बढ़ी होती है और आपने विरेचन दे दिया, तो क्या हो जाएगा, वात का और ज्यादा प्रकोप हो जाएगा। अधिकतर कंडीशन वात के प्रकोप की ही है। ठीक है, तो हमको नहीं कराना है। और जब वात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, बॉडी में जकड़ाहट आ जाएगी, स्तंभन हो जाएगा, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है चक्रपाणी ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है दारुण कोष्ठ। दारुण कोष्ठ मतलब क्या, क्रूर कोष्ठ भी समझ सकते हैं। दारुण कोष्ठ वाला पेशेंट है, क्रूर कोष्ठ वाला पेशेंट है, तो विरेचन नहीं हो पाएगा। अगर आपने उसको मेडिसिन भी दिया, पचा जाएगा, है ना, विरेचन नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है चक्रपाणी चरक दोनों ने। उन्होंने क्या बोला है, आचार्य सुश्रुत ने भी किया हुआ है कि क्रूर कोष्ठ वाले पेशेंट को सबसे पहले हमको क्या देना है, पहले निरुवस्ती देते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाती है, निरुवस्ती से बेस्ट कोई नहीं है वात का शमन करने में। तो निरुवस्ती क्या करती है, वात का शमन कर देती है। फिर हमारे पास जो डिफरेंस होता है, विरेचन के बाद निरु या निरु के बाद विरेचन कब तक कराना चाहिए, वही 7 रात्रि का हम पालन करेंगे। उसके बाद हम क्या देंगे, उसको विरेचन दे देंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, 2015 एमपीपीजी में शायद पूछा गया था कि क्रूर कोष्ठ वाला पेशेंट है, उसको विरेचन देने के पहले क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, उसको निरुवस्ती देंगे। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, क्रूर कोष्ठ वाले को हम दीप्ताग्नि कर दें, उसकी अग्नि क्या होती है, अग्नि मंद होती है, तो अग्नि को बढ़ा दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब अग्नि बढ़ेगी तो वायु की शांति अपने आप हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, हम उसका विरेचन करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है छतादिष्ट गर्भिण्यान्ता। इसका मतलब यही होता है, छत छीड़ से लेके गर्भणी तक के अयोग्य जो हमने वमन में बताए थे, वही की वही विरेचन के अयोग्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अनुवासन वस्ती के अयोग्य।